हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया है और ब्लड को ही कंटिन्यू करते हुए आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी के कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ गुण हैं, उनको हमको देखना है। और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है हमारे बॉडी में, उसको आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि आरबीसी क्या होता है, उसका नॉर्मल रेंज क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितना होता है फीमेल में, मेल में, इन्फेंट्स में या फीटस में। उसके बाद से उसका शेप क्या होता है, ये सब कुछ हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक जो है हम लोग का स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। देखिए, जो आरबीसी की प्रॉपर्टी है वो पहला प्रॉपर्टी है उसका हीमोलिसिस। हीमोलिसिस क्या है? तो सबसे पहले हम हीमोलिसिस जो शब्द है, हीमोलिसिस का पोस्टमार्टम कर देते हैं। हीमोलिसिस दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? देखिए, हीमोलिसिस की बात करें तो हीमोलिसिस में दो शब्द है। एक है हम लोग का जो हीमोलिसिस शब्द है, इसमें है एक हिम और दूसरा है लिसिस। यानी हिम मीन्स क्या होता है? हिम का अर्थ होता है आयरन और लिसिस को हम बोलते हैं क्या? ब्रेक डाउन, ब्रेक। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन को हम आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी का टूटना क्या है, यानी हीमोग्लोबिन का अलग होना, टूटना क्या है? हीमोलिसिस है। यहाँ पे हमारा आरबीसी क्या होता है? टूटता है और टूट के उसमें से क्या होता है? हीमोग्लोबिन हम लोग का क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम हीमोलिसिस बोलते हैं। हीमोलिसिस दो शब्द से मिलकर बना है, एक है हिम, एक है लिसिस। हिम का अर्थ होता है आयरन और लिसिस का अर्थ होता है ब्रेक, ठीक है। देखिए, आरबीसी केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी जब आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? देखिए, सॉल्यूशन तो जानते हैं आप लोग, सॉल्यूशन यानी जिसे हम विलयन बोलते हैं, घोल बोलते हैं, उसे ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक हमारा हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। एक में पर जुड़ा है, एक में ओ जुड़ा है, यानी हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक। ये दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। इसको देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, हमारे पास ज्यादा जगह है नहीं, इसी में काम चलाना है। चलिए, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। यानी एक विलेय होता है और एक विलेय होता है। देखिए, सॉल्यूशन को सबसे पहले जान लीजिए। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एक हम लोग का सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों चीज से मिलकर हम लोग का जो भी सॉल्यूशन है वो बनता है और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। अब हाइपरटोनिक क्या होता है? देखिए, हाइपरटोनिक हम बात करते हैं, हाइपरटोनिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूशन हमारे एक ही प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। तो सेम वही है। देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें हम, यहाँ पर देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें जो हम लोग का सॉल्यूट है
वो सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी सॉल्यूट की इसमें मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। सॉल्वेंट इसमें कम होगा। सपोज मान लीजिए हम ग्लूकोज बना रहे हैं, चीनी पानी का घोल मान लीजिए, या फिर नमक पानी का घोल मान लीजिए, किसी चीज का घोल मान लीजिए हम नमक पानी का ही घोल बना रहे हैं। तो नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। मान लीजिए हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, और हम लोग का सॉल्वेंट क्या है, H2O है। ठीक है, तो इसमें जो NaCl है इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, और H2O जो सॉल्वेंट है इसकी मात्रा कम रहेगी। तो जब ये वाला सॉल्यूशन हम लोग का बनेगा तो वो होगा क्या, हाइपर सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। जब सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग जान लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इधर जान लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेम इसके अपोजिट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे जो सॉल्यूट है, यानी मान लीजिए सॉल्यूट क्या है, NaCl है, सॉल्यूट क्या है, NaCl है। तो इस NaCl की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, यानी सॉल्वेंट क्या है हम लोग का, H2O है। तो इस H2O की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये वाला जो हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बताया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग का सेम यही है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या बताया, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब उसमें हमारा जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक, तो उसमें जब हम आरबीसी को डालेंगे, यानी मान लीजिए आरबीसी हम लोग का कम है और जो सॉल्यूशन है जिसमें भी हम डाल रहे हैं उसमें उसमें उसका मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो उसमें जब हम आरबीसी को डालते हैं तो आरबीसी हम लोग स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने के बाद क्या होती है, एंड रप्चर्स, टूट जाती है। रप्चर मीन्स टूटना। ठीक है, तो टूट जाती है। आफ्टर दैट हीमोग्लोबिन सेपरेट्स, उसके बाद से हीमोग्लोबिन उसमें से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, समझ गया, समझ में आ गया। हीमोलिसिस क्या है, हीमोलिसिस वही है, हीमोग्लोबिन का अलग होना हीमोलिसिस कहलाता है। किसमें अलग होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपको हम बता दिए क्या होता है। अब अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन, देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन के नीचे हमने जीएफ लिखा है। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड ना समझ लीजिएगा, ठीक है। जीएफ इसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम जीएफ के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है, व्हेन द ब्लड इज टेकन आउट द ब्लड वेसल, यानी जब हमारा ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगता है, मान लीजिए कहीं पे कट गया, चोट वोट लग गया तो हमारा ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देन आरबीसी कम टुगेदर, आरबीसी एक दूसरे के पास आती हैं, ओवर वन, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एंड अदर, ओवर वन एंड अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, लाइक पाइल ऑफ पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए हमने सिक्के का वो पिलर बनाया है, पाइल बनाया है, स्तंभ बनाया है, वैसे जैसे मान लीजिए छोटे पे ज्यादा सिक्के मिलते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ज्यादा सिक्के मिल जाते हैं, तो ऐसे पाइल बना बना खेलते हैं ना,
तो वैसे ही पाइल जैसी संरचना हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये एक सिक्का है, आप लोग कहेंगे सब सर का कार मार्कर पे हो जाता है, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, ऐसे फिर इसके ऊपर एक और सिक्का, फिर इसके ऊपर एक और सिक्का, ऐसे ऐसे ये क्या बन गया, पाइल बन गया, एक स्तंभ बन गया। तो ऐसे ही संरचना बना देती है कौन, आरबीसी। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रूलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है, ऐसा करती क्यों है आरबीसी? तो आरबीसी इसलिए करती है कि उसको जीएफ मिल जाए, गर्लफ्रेंड मिल जाए। ठीक है, देखिए जीएफ का मतलब होता है ग्लोब्यूलिन और एफ का मतलब होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये दो हम लोग के प्रोटीन होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, ग्लोब्यूलिन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा आंसर। ठीक है, तो ये ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन जो होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं आरबीसी को क्या करने के लिए, रूलेक्स फॉर्मेशन करने के लिए। समझ लीजिए जो प्रोटीन होते हैं इसके लिए गम का काम करते हैं। सिंपल भाषा हम बोले तो गोद, और सिंपल बोले तो लेई, उसका काम करने का कार्य करते हैं, यानी ये इसको चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए फाइब्रिनोजेन ऐसे जाल जैसी संरचना बना देता है। इसमें मान लीजिए जो हमारा आरबीसी है वो पाइल जैसी संरचना बना के मान लीजिए यहाँ पे आके इकट्ठा होता जाएगा, और जहाँ हमारा कटा हुआ है वहां से ब्लड बहना रुक जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर्टी हो गया क्या, रूलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया रूलेक्स फॉर्मेशन। तीसरा प्रॉपर्टी है ईएसआर। ईएसआर का फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी इरिथ्रोसाइट, आपको पता है इरिथ्रोसाइट किसके लिए यूज करते हैं हम, आरबीसी के लिए यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन का दबना बैठना, सेडिमेंटेशन का अर्थ होता है दबना बैठना, रेट मीन्स दर, समय, यानी जो हम लोग का आरबीसी है वो किस दर से नीचे बैठ रहा है। ये सार क्या है, एक हम लोग का ब्लड टेस्ट है। जैसे मान लीजिए ये सार का टेस्ट कब किया जाता है, मान लीजिए हमारे बॉडी पे कहीं चोट लग गया या फिर हमारे बॉडी पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो हमको तो दिखता है कि हाँ हमको, मान लीजिए हमारे बाह पे चोट लग गया, हमको दिख रहा है ऊपर कि हाँ ठीक है चोट लग गया, हमको यहाँ पे स्वेलिंग भी हो गया है, हमको दिख रहा है ये। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, वहां पे चोट वोट लग जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उनको हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा स्टमक है, स्टमक को तो हम देख नहीं रहे हैं कि स्टमक हमारा कैसा है, अच्छा है कि खराब है, कैसे ना कंटिन्यू कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग का ईएसआर टेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको कुछ ना कुछ सिम्टम आएगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को इतना पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम किस वजह से होगी, वो आपको बोलेगा ब्लड टेस्ट करने के लिए, यानी आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन होगा, तो इस ईएसआर के माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ईएसआर टेस्ट क्यों किया जाता है, ईएसआर टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई बीमारी है कि नहीं है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। किस टेस्ट के माध्यम से, ईएसआर के माध्यम से। ईएसआर क्या है, एक ब्लड टेस्ट है जो ट्यूब में ब्लड रख के उसमें टेस्ट किया जाता है ईएसआर का। ठीक है, तो ये रहा आपका ईएसआर। ईएसआर का नॉर्मल रेंज होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल रेंज ईएसआर का कितना होता है, मेल में 1 से 7 mm पर आवर, यानी 1 घंटे में ईएसआर यानी इरिथ्रोसाइट जो है वो कितना नीचे बैठेगा, 1 से 7 mm। यानी मान लीजिए जो ट्यूब लिए हैं, ट्यूब में हमने उसका वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया, उसके बाद से निकालने के बाद जो उसका रेट है वो कितना ट्यूब में स्केल लगा होता है, कितना दर से वो 1 घंटे में कितना बैठा है। यदि इतना बैठा है 1 से 7 mm, यानी 1 से 7 mm का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में यदि वो बैठता है तो समझ लीजिए कि नॉर्मल रेंज उसका सही नॉर्मल रेंज में है, यानी उसके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। वही यदि बैठने में इससे ज्यादा समय लगाता है तो उसके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, सेम वही फीमेल में है, फीमेल में ज्यादा होता है, 2 से 12 mm होता है पर आवर, यानी 1 घंटे में वो इतने दर से बैठेगा। ठीक है, 1 घंटे में कितना बैठेगा, 2 से 12 mm पर आवर। ठीक, यदि इससे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं इसका मतलब ये भी
कि उसके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो ये रहा हम लोग का ESR। ये है प्रॉपर्टी हम लोग की RBC, मुख्य प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग का अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ RBC, यानी RBC का कार्य क्या होता है। तो अब हमको जानना है RBC का कार्य क्या है। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज पहला कार्य है RBC का, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। हमारे बॉडी में गैस का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे बॉडी में गैस का ट्रांसपोर्ट करने का या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है, और उसमें आपको ऑप्शन दे दे ब्लड, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर WBC, तो आप क्या लगाएंगे? आपका आंसर होना चाहिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, यदि RBC उसमें नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए हीमोग्लोबिन। और यदि RBC दिया, अब ऐसा भी नहीं कि RBC भी देगा और हीमोग्लोबिन भी देगा, या तो RBC देगा या तो हीमोग्लोबिन देगा, कोई एक ही देगा। और दोनों देगा तो उस कंडीशन में बोथ करके देगा। ठीक है, और बोथ नहीं करके देता है यानी इसका मतलब वो आंसर उसका गलत होगा। ठीक, तो हमारे बॉडी में गैस का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? RBC करता है। और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलके बनाते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध ब्लड कहते हैं। दूसरा है हम लोग का इसी में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? सेम उसका अपोजिट है, यानी हमारे हीमोग्लोबिन में क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? ये आपको एकदम हम अच्छे से विधिवत बता चुके हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। यदि आपको नहीं पता है कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो हमने जो सेल वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें जरूर देखिए कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। तो इन्हीं गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है कौन? RBC। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमने मान लीजिए भोजन किया, भोजन करने के बाद से अब जैसे मान लीजिए हमने चावल खाया, तो हमारा सेल जो होता है डायरेक्ट चावल थोड़े लेता है, हमारे सेल को चावल थोड़े चाहिए। मान लीजिए हमने कोई सब्जी खाया तो डायरेक्ट हमारा सेल सब्जी थोड़े लेता है, वो उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो लेता है। जैसे हम खाने के लिए तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन सेल वही चीज लेता है जो उसको आवश्यक है, जो उसको अनावश्यक है उसको निकाल देता है, बाहर फेंक देता है। अब ये नहीं कि मान लीजिए हमको जो खाना है बस हम वही खाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, तो कभी कभी जैसे उनके सामने बहुत मीठा आ जाता है तो मन तो ललच जाता है हम लोग का, तो सोचते हैं कि एक खा ही लेते हैं। तब हमारे सेल्स का वो काम नहीं है। जब सेल्स के पास कोई अच्छी चीज आए लेकिन वो सेल को उससे कोई मतलब नहीं है, तो सेल सोचे कि थोड़ा इसका भी टेस्ट कर लेते हैं हम कैसा है। नहीं, सेल सिर्फ वही चीज लेता है जिसका उसे जरूरत है। ठीक है, बाकी सब वेस्ट है उसके लिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, हमने वो चीज खाया, हमारे बॉडी में गया, उसका डाइजेशन हुआ, हमारा स्टमक उसको मथने का काम किया, मथने के बाद में उसको एकदम तोड़ दिया, फोड़ दिया। उसके बाद से वो हमारे जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं, उनको निचोड़ लेता है एकदम। एक भी परसेंट नहीं छोड़ता है, एकदम पूरा निचोड़ लेता है। जो बचता होता है जब हमारा किडनी के पास जाता है तो वहां से नेफ्रॉन उसको निचोड़ देता है एकदम। अब नेफ्रॉन कैसे निचोड़ता है तो भी हम आपको बता चुके हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, यानी हमारे बॉडी कोई भी अच्छा चीज बाहर नहीं जाने देती है और खराब चीज अंदर नहीं रहने देती है।
ठीक। तो उन सबका एब्जॉर्प्शन करके सेल के पास पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। आयनिक बैलेंस। अब आयनिक बैलेंस क्या है? हमारे बॉडी में प्लस माइनस वाले चिन्ह भी होते हैं, जिसे हम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना प्लस माइनस, यदि प्लस में माइनस जोड़ देंगे, माइनस में प्लस जोड़ देंगे तो क्या होगा? काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी प्लस माइनस होते हैं। जो हमारे आरबीसी की सेल वॉल होती है ना, वो सेमी परमेबल होती है, यानी उसमें आयन आ जा सकते हैं। तो जब हमारे बॉडी सेल में ब्लड में किसी की, मान लीजिए ब्लड में प्लस माइनस होता रहता है, यदि उसमें प्लस की मात्रा यानी कैटायन की मात्रा अधिक होगी और इधर एनायन की मात्रा ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे? एनायन इधर से निकल के बाहर चला जाएगा और कैटायन इसमें से अंदर आ जाएगा। यानी मान लीजिए हमारे ब्लड में एक तरफ 11 एनायन है और दूसरे तरफ कितना? मान लीजिए इसको हम 12 कर देते हैं और इसको 14 कर देते हैं, यानी ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ एकदम बैलेंस होता है, यानी इधर 14 है एनायन, सॉरी कैटायन, तो इधर भी 14 एनायन होना चाहिए। ठीक है, तो इधर से मान लीजिए जो एनायन है ये इसमें आ जाएगा और इधर का जो इधर का जो कैटायन है, हाँ इधर का जो कैटायन है वो इसमें आ जाएगा, इधर का एनायन इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक, विस्कोसिटी मेंटेनेंस, यानी जो हमारे ब्लड का गाढ़ापन है उस गाढ़ापन को भी मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? आरबीसी ही करता है। और आरबीसी में कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो उसके गाढ़ापन को भी मेंटेन करने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स, यानी हमारा जो आरबीसी है कुछ पिगमेंट भी बनाने का कार्य करता है। ठीक है, जो पिगमेंट क्या है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, इसका नाम आप अच्छे से सुने होंगे। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि आरबीसी की एक हीमोलिसिस प्रॉपर्टी होती है, यानी आरबीसी ब्रेक होता है। तो वैसे ही जब हमारा आरबीसी डेथ होता है, मरता है, तो हमारे लिए कुछ करके जाता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वैसा ही काम इसका है, आरबीसी का, यानी जब तक इसकी जिंदगी है तब तक ये आपका सहायता करेगा, और जब इसकी जिंदगी खत्म होगी तब भी आपकी सहायता करेगा आरबीसी। यानी जब ये आरबीसी मरेगा, डिसइंटीग्रेशन भी होता है, टूटना। यहाँ से बस इतना पॉइंट है इसमें, ठीक है। यानी जब आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन होता है तो डिसइंटीग्रेशन भी होता है विघटन, टूटना। जब आरबीसी टूटता है तो टूटने के बाद वो दो प्रकार के पिगमेंट बनाता है, जिसे हम बिलिरुबिन और बिलिरुबिन कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहा हम लोग का फंक्शन ऑफ आरबीसी। उम्मीद करते हैं हमने जो भी चीजें यहाँ पे बताई है सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई चीज न समझ में आया होगा या फिर हमने कोई बताने में मिस्टेक कर दिया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।